हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मेरे साथ है राजस्थान के बाड़मेर से डॉक्टर दिलीप बेनीवाल, जिन्होंने नीट 2024 में अपने थर्ड रॉक में सेल्फ स्टडी करते हुए 670 स्कोर किया है। दिलीप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बीवाइज क्लासेस कोटा क्लासरूम ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और इनका केमिस्ट्री का स्कोर है 180 180 आउट ऑफ 180। और लास्ट ईयर आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया था? 95। 95। यानी दिलीप ने इस बार केमिस्ट्री में अपना स्कोर 95 से 180 तक इंप्रूव किया है। तो आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कैसे दिलीप ने केमिस्ट्री में 100% स्कोर किया, इसके लिए इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, डेली टाइम टेबल क्या होता था, और इसके अलावा फिजिक्स और बायो का इन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, उसके लिए क्या प्लानिंग करते थे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे, रिवीजन प्लान क्या होता था और टेस्ट अटेम्प्ट करने का इनका मेथड क्या था। ये सारी बातें आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिलीप भाई, आपको और आपके पूरे परिवार को इतना अच्छा स्कोर करने पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं आपको और पूरी बीवाइज टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज ये सब संभव हो पाया। देखो, ओनली बीवाइज टीम ही नहीं, मैं तो कहूंगा पूरी बीवाइज फैमिली को इस बात की बधाई है, क्योंकि दिलीप बीवाइज फैमिली का हिंदी मीडियम का पहला स्टूडेंट है जिन्होंने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। तो पूरी बीवाइज फैमिली को बहुत बहुत बधाई। तो भाई, अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका इंडिविजुअल स्कोर क्या है? सर मेरा केमिस्ट्री में 180 है, वेरी गुड, फिजिक्स में 170 वेरी गुड। और बायोलॉजी में 320 है। बायो में थोड़ा सा कम रह गया। चलो बात करते हैं क्या कमी रह गई, लेकिन इससे पहले एक बार आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी अध्यापक है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरी 3 बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है। ओके। अच्छा, अभी जो काउंसलिंग हुई है इसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है? मुझे कर्नाटका हुबली में किम्स मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। वेरी गुड। दिलीप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 670 स्कोर पे इनको कर्नाटका का बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है, जिसका नाम है कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इतना अच्छा कॉलेज मिला है, तो क्या अब आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है, आपकी इस अचीवमेंट से खुश है? मेरे मम्मी-पापा तथा पूरी फैमिली इस अचीवमेंट से बहुत खुश है और मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने जा रहा हूँ अच्छे मेडिकल कॉलेज से। वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छा दिलीप, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और आपने तीसरे ड्रॉप में इतना अच्छा स्कोर किया है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? सर मैंने इससे पहले 2 ड्रॉप एलएन कोटा से किए। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में स्कोर 545 है और सेकंड ड्रॉप में 555 मेरा स्कोर था। मैं मेहनत खूब करता था पर मुझे वो आउटपुट नहीं मिल पाता था। उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद ये सीखा, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी फॉलो करो, मॉड्यूल को टच नहीं किया था, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी का रिवीजन किया था और टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट में टेस्ट करना और मिस्टेक कॉपी बनाना, जिसमें हर टेस्ट की मिस्टेक लिखता था। और उसके बाद जो टेस्ट से पहले रिवीजन करते हैं 1-2 दिन पहले, वो रिवीजन करना बंद कर दिया था। जो सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी गलती यही होती थी। और उसके बाद में मैंने सक्सेस प्लानर में पूरे प्लान बनाए, कब वीकली, मंथली, और ये सब आपकी और आपकी बीवाइज टीम की वजह से सब पॉसिबल हो पाया था। इसलिए मैं पूरा क्रेडिट आपको और आपकी टीम को देना चाहता हूँ। ओके। देखो दिलीप, आप पूरी बीवाइस टीम को क्रेडिट देते हैं, तो इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, मैं अकेले दिलीप को नहीं बताता, पूरी क्लास को बताता हूँ, हर बच्चे को समझाता हूँ और हर बच्चे के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बच्चा दिलीप इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हर बच्चा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता। आपको मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन को दो, टेस्ट को 2 से 3 अटेम्प्ट में करो, टेस्ट से पहले रिवीजन मत करो। तो इन ये सारी चीजें आपने फॉलो की तो आपको बेनिफिट मिला। कोई भी बच्चा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो आराम से वो भी कर सकता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कोटा में, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बार बार 550 580 तक स्कोर करते रहते हैं, क्योंकि वो बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं, अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करते। क्या आप मानते हैं सही है? हाँ, बिल्कुल, मेरा इसी वजह से सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैंने प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो किया था। ओके। अच्छा दिलीप, एक बार है ना आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपका डेली का टाइम टेबल क्या होता है? मेरा डेली का शेड्यूल सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद 6 बजे से स्टडी स्टार्ट करता था और इवनिंग के 6 बजे तक स्टडी करता था।
उसके बाद मैं स्टडी नहीं करता था 6 बिल्कुल। बजे के बाद पढ़ते ही नहीं थे? 6 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। तो क्या करते थे? उस टाइम मैं मंदिर जाता, पार्क जाता, घूमता, रिलैक्स करता, गेम खेलता हाँ। और पढ़ाई मैं 6 बजे के बाद नहीं करता था। 6 बजे के बाद पढ़ना ही नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता था कि बाकी लोग तो 12 बजे तक, 2 बजे तक कोटा में 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सर, मैं उससे पहले दिन पूरा शेड्यूल बना देता था कि कल मुझे ये करना है और वो मेरा फिक्स होता था कि मैं इससे पहले कर ही लूँगा ओके, और पूरा हो भी जाता था। और मैं पूरा कर भी लेता था। अच्छा, जब आप शेड्यूल बनाते थे, तो आप डेली का शेड्यूल बनाते थे या वीकली, मंथली पूरा पूरा प्लान पहले से ही सेट रहता था? मैं पहले मंथली शेड्यूल बनाता, फिर उसमें वीकली बनाता और फिर पर डे का बनाता कि कल ये करना है और इतना पूरा करना है। और सक्सेस प्लानर में आपने हर चीज़ लिखी थी? मैंने सक्सेस प्लानर में हर चीज़ लिखी थी कि इतने चैप्टर अब करने हैं, इतने मंथली में करने हैं, इतने टेस्ट देने हैं, सब। ओके। अच्छा, आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? मेरा सिलेबस जनवरी एंडिंग तक कंप्लीट कर दिया था मैंने। जनवरी एंड तक। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें दिलीप ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। तो दिलीप, अब आपको ये बताना है कि घर पे आप सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या रिवीजन? इसके लिए आप कैसे प्लान करते थे? एक बार ब्रीफ में बताएं। सर फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। देखो भाई, ये पॉइंट नोट करने वाला है। दिलीप के केमिस्ट्री में मार्क्स भी 100% है और इनकी ऑफलाइन क्लासरूम में अटेंडेंस भी 100% थी। और ये 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी और इन सभी को मैंने स्टेथोस्कोप एज ए गिफ्ट दिया था। और इन 7 में से 5 बच्चे आज एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। तो पहला रूल ये हो गया, अगर 100% स्कोर करना है या अच्छे मार्क्स लाना है तो अटेंडेंस हमारी 100% होनी चाहिए। हाँ सर। अच्छा, अब बताओ आप, जैसे क्लास के बाद आपका डेली का टाइम टेबल क्या होता है? सर क्लास के बाद मैं नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करता था, जिसमें ओके। मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, जिसमें मुझे 20 से 25 मिनट एवरेज लगते थे। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी हमेशा पढ़ता था, जिसमें 25 से 30 मिनट लगते थे। ओके, यानी ये हो गया कि क्लास के बाद आपको लगभग सवा से 1.5 घंटा और 2 से सवा 2 घंटे क्लास में, यानी केमिस्ट्री के डेली 3.5 से 4 घंटे आप देते थे। अच्छा, जो अपनी क्लास रहती थी वो 2 से सवा 2 घंटे की होती थी और आप तो वैसे भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो कभी आपको क्लास बोरिंग या लेंथी तो नहीं लगी? नहीं, कभी क्लास बोरिंग और लेंथी नहीं लगी और सब समझ में आता था क्लास में ओके। और किसी कोई प्रकार की दिक्कत भी नहीं थी हिंदी मीडियम का होने के बावजूद भी। तभी तो 180 हुआ है। क्यों? हाँ, उसी वजह से ही हुआ है। वेरी गुड। अच्छा दिलीप, ये और बताओ, चलो क्लास तो अपनी मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में भी आ जाता है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन बैंक है रैंकर बैच का, वो इंग्लिश मीडियम में है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी इंग्लिश मीडियम में थी। तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम आता था? नहीं, मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि मैं क्लास इंग्लिश में करता था तो मुझे समझ में आ जाता था कि क्या है। ओके, और टेस्ट में क्वेश्चन भी होते? टेस्ट में क्वेश्चन भी हो जाते थे। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। कभी आपका बीवाइज क्लासेस के केयर टेस्ट में 180 आया था? हाँ, मेरे बीवाइज केयर टेस्ट में 2 बार 180 आ चुका है। ओके, 2 बार 180 आया। और इससे पहले आपके मिनिमम स्कोर कितना था केयर टेस्ट में? 144, ओके, और एवरेज कितना रहता था? 150 से 160। अच्छा, जब आप कोई पीसीबी की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे, तो उसमें केमिस्ट्री में आपका स्कोर कितना था? उसमें मेरा केमिस्ट्री में 170 रहता, कभी 180 आया था उसमें? उसमें भी 180 आ जाता। तो 180 जब आपका आता था, तो जैसे हमने अनाउंस कर रखा था कि जो 180 लाएगा उसको 1 लाख रुपए कैश प्राइज देंगे, और 2-3 बार आपने क्लास में ही बोला, सर 1 लाख आप कैश प्राइज तैयार कर लो। मैं बोलता तू 180 ला, तेरे को मिलेगा। तो जब तू टेस्ट अटेम्प्ट करता था, तो कभी-कभी 180 से कम आए, 180 तो आपके 2-3 बार ही आए होंगे। तो जब आपको लगता था कहीं यार एक तो क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा लगता था? हाँ, वो डर तो कहीं न कहीं रहता ही है। वो एग्ज़ाम का डर अलग होता है, जिसमें कहीं न कहीं गलती होने के चांस रहते हैं। ओके। अच्छा, ये तो हो गई हमारी क्लास की, सेल्फ स्टडी की और टेस्ट सीरीज की बात। रिवीजन के लिए आप क्या करते थे? रिवीजन के लिए क्या आपने कृष्णा बैच को फॉलो किया था या आप खुद ही रिवीजन करते थे या अलग से शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे? रिवीजन के लिए मैं कृष्ण व्यास को भी फॉलो करता था। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाए, जिसमें डॉक्टर पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, येलो कलर पॉइंट है, उन सबको अलग से लिखा था मैंने ओके। और सब पूरा प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाया था सब सब्जेक्ट का। ओके, कृष्णा बैच को भी फॉलो किया और शॉर्ट नोट्स में अपने वो पॉइंट लिख लिए जो मैं येलो से लिखवाता था, या जहाँ पे मैं लिखवाता था ये डॉक्टर पॉइंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, हाँ। और पेपर उन्हीं से आ गया। हाँ, पेपर उन्हीं से आ गया।
ओके। अच्छा, कृष्णा बैच के बारे में आपको क्या लगा? क्योंकि वो तो प्योर एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक से है। कृष्णा बेस सबसे बेस्ट है अच्छा लगा? एनसीईआरटी का, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं 100%। ओके। एनसीईआरटी ड्रिल भी सॉल्व किया था? एनसीईआरटी ड्रिल भी सॉल्व किया था मैंने। वेरी गुड। यानी केमिस्ट्री में इन्होंने क्लास अटेंड करने के बाद साथ-साथ इन्होंने क्वेश्चन बैंक को 100% फॉलो किया। रेगुलर अपना नोट्स पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी पढ़ना, प्रॉपर रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, टेस्ट अटेम्प्ट करना, तब 180 आए। यानी 100% स्कोर करने के लिए तो 100% देना पड़ेगा। 100% पूरा देना पड़ेगा, और उसके लिए गाइडेंस भी ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के आप 180 स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा, गाइडेंस में आपको हेल्प मिली है? हाँ, गाइडेंस में बिल्कुल हेल्प मिली है, शेड्यूल फ़ॉलो करवाया है, शेड्यूल बनाते, कभी कोई प्रॉब्लम आती, पर्सनल प्रॉब्लम होती, उसमें भी हेल्प करते हैं, धमकाया भी है? धमकाया भी है, हाँ। क्लास। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जैसे मेरा ये मानना है भाई, केमिस्ट्री में आपका 180 स्कोर है, फिजिक्स में भी 170 है। यार बायो में आपने थोड़ा-सा नाराज़ कर दिया मेरे को, 320 थोड़ा कम रह गया। इसका कारण बताना, आपको कम क्यों रहे? सर बायोलॉजी है, सिंपल है, उसमें क्या है, बच्चे क्या है कि लाइटली ले लेते हैं, हाँ, और लाइटली लेने के बाद उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, और उसमें अपना दिमाग ऐड ऑन कर देता है ज़्यादा, हाँ। और उसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। इसलिए बायोलॉजी में सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बायोलॉजी में कभी ज़्यादा दिमाग यूज़ ना करें। ओके, मतलब बायोलॉजी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिलीप ने ज़्यादा दिमाग लगाया, इसलिए 360 की बजाय 320 है। 320 रह गया है। कोई बात नहीं, चलो। मतलब बायोलॉजी में अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगा? बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ फॉलो नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और कोई टेस्ट सीरीज है जिसमें एनसीईआरटी है वो फॉलो करो। बीट टेस्ट सीरीज बेस्ट है उसके लिए। ओके। और बायो के मॉड्यूल? मॉड्यूल को टच भी नहीं करना है। नहीं तो फिर तो एक ड्रॉप और हो जाएगा। नहीं तो ड्रॉप पढ़ते रहेंगे और कुछ मिलना है नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, फिजिक्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 170। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 170 स्कोर फिजिक्स सब्जेक्ट, तो कैसे आपने ये अचीव किया? सर फिजिक्स का बेस्ट मेथड ये है कि प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करो। मल्टीपल टाइम जितना रिवीजन नोट्स का होगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। और फिजिक्स की मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी। एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता, क्वेश्चन बैंक करता, पर मैंने नोट्स को प्रॉपर फॉलो किया। ओके। और उसका शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट मेथड है। ओके। फिजिक्स में प्रॉपर्ली अपने बार-बार नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और एनसीईआरटी पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 170 तक स्कोर कर सकते हो, और ओनली आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट की बात। अब ये बताओ, जब आपने नीट का टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे पौने 3 घंटे का टाइम लगा था। पूरा नीट का पेपर पौने 3 घंटे में अटेम्प्ट कर दिया? पौने 3 घंटे में ओमार सहित। ओएमआर सही। हाँ, और कितने अटेम्प्ट लगे थे इसमें? मुझे 2 अटेम्प्ट लगे थे। 2 अटेम्प्ट, वेरी गुड। देखो, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना पेपर को 2 से 3 अटेम्प्ट में करने की, तो नीट का पेपर वहां पे आपका जल्दी भी हो जाएगा। और जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, डेफिनेटली वो पेपर को टाइम से पहले कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए क्या सजेशन है? जैसे अभी आपको 3 आवर्स और 20 मिनट मिलते हैं, तो उनको कितना टाइम मान के चलना चाहिए, और कम से कम कितने अटेम्प्ट में करना चाहिए, या टेस्ट के लिए आपकी और क्या गाइडलाइन है जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए? अभी बच्चों को पेपर को 3 घंटे का मान के करना चाहिए, क्योंकि पेपर कभी लेंथी आ जाए, उस किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको 2 या 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। किसी की फिजिक्स अच्छी है तो अभी पहले ना करें। वेरी गुड। बायोलॉजी सबसे पहले करें, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा कि मैंने इतने कर लिए हैं, और वो सबसे बेस्ट मेथड है। बायोलॉजी करो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। वेरी। अच्छा, इसके अलावा जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करके आते थे, तो आपकी मिस्टेक होती होगी, तो आप मिस्टेक नोट करते थे, तो उस मिस्टेक को नोट करने का क्या मेथड था? पूरा क्वेश्चन लिखते थे, या ओनली जो पॉइंट आपका मिस्टेक हुआ है वो नोट करते थे? टेस्ट में जो मिस्टेक होती थी, उसको मैं पहले क्वेश्चन लिखता, हाँ, वो मिस्टेक वापस क्या हुई है, किस वजह से हुई है, हाँ, सिली मिस्टेक है, या मेरे को प्रॉपर नहीं आता है, हाँ। या किसी टॉपिक वीक है, वो सब लिखना अलग बा। ओके, मतलब जो भी मिस्टेक हुई, चाहे कॉन्सेप्चुअल है या सिली मिस्टेक है या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको प्रॉपर लिखते थे, और फिर उसको रिवाइज करते थे? उसको बार-बार रिवाइज करता था, क्योंकि वही मिस्टेक बार-बार होती है सेम। ओके, मतलब मिस्टेक्स को बार-बार रिवाइज करें। अच्छा, टेस्ट से पहले जब आपने रिवीजन करना छोड़ा, तो आपको डर नहीं लगा, यार टेस्ट का रिवीजन नहीं करके जाऊँगा तो मार्क्स कम आएँगे? नहीं, प्रॉपर तरीके से टेस्ट से पहले रिवीजन 1-2 बार कम आते,
हाँ। उसके बाद वो क्या शेड्यूल हैबिट में बैठ जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, मतलब टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करना चाहिए। टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से पहले रिवीजन करने पर अपने दिमाग में वो पहले पढ़ा हुआ होता है, तो वो डायरेक्ट हम टिक करके आ जाते हैं, पर हमें याद नहीं रहता है वो लॉन्ग टाइम के लिए। ओके। अच्छा, आपने जब 2 साल ड्रॉप किया, इस बार तीसरे ड्रॉप में आपने एग्ज़ाम निकाला, तो आप क्या मानते हैं? आपकी मेहनत में कमी थी या आपके मेथड्स में कमी थी या गाइडेंस में कमी थी या कोई और कमी थी? नहीं, पहले मेरे मेहनत में कमी नहीं थी, पर मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस वाला कोई था नहीं हाँ, और मिस्टेक करता था, मेथड कोई सही लगाया नहीं था, हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता था, कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट कौन से क्वेश्चन करने हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चन करने हैं, उसका कोई मेरे पास मेथड नहीं था। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जो 500, 550, 600 स्कोर करते हैं, क्या उनको बार-बार ऐसी कोचिंग में जाना चाहिए जहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, अच्छी गाइडेंस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए? अभी जो बच्चे 2 से 3 ड्रॉप ले लिए, उनको सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए। कोचिंग में कोई मतलब नहीं है, आप पैसे बर्बाद करोगे। और उसके बाद सेल्फ स्टडी में प्रॉपर फर्स्ट टाइम कर लो जनवरी तक, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन, रिवीजन इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी एंडिंग तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, उसके मल्टीपल टाइम जितना रिवीजन करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। ओके। अच्छा, लास्ट के 3 महीने में फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने में आपने पूरे सिलेबस को कितनी बार रिवाइज़ किया? मैंने उस 3 महीने में 10 बार रिवीजन कर लिया होगा, 10 से 15 बार। ओके, कैसे, मतलब एक तो ये होता है कि 15 दिन में पूरा पढ़ लिया, फिर 10 दिन में पढ़ लिया, फिर 5 दिन में, ऐसे, या जो मिस्टेक होती थी वहाँ पे आप बार-बार फोकस करते? मैं जनवरी के बाद में 1 महीने तक प्रॉपर रिवीजन किया, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए सब फॉर्मूले लेके। और शॉर्ट नोट्स बनाने का फिजिक्स का मेरा ये तरीका था कि मतलब फर्स्ट चैप्टर लिखने के बाद उसमें सीक्वेंस बनाता था, किसके बाद क्या सीक्वेंस आती है, जिस उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था फिजिक्स में। और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स को बार-बार रिवीजन करता था। वेरी गुड। मतलब आपने पहले पूरा फरवरी 1 महीना पूरा प्रॉपर शॉर्ट नोट्स दोबारा से पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर बार-बार उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया। ऐसे 10-15 बार रिवीजन किया, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो फ्यूचर डॉक्टर्स है, आपका कोई और सजेशन हो? फ्यूचर डॉक्टर का ये सजेशन है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। क्वांटिटी पे बिलीव मत करो, क्वालिटी पे बिलीव करो। क्वालिटी में भी। अच्छा, एनसीईआरटी पे बिलीव करो। एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी पढ़ो। और फिजिक्स के नोट्स पे, हाँ, नोट्स बेस्ट है, उसके सारे क्वेश्चन लगाओ, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो वेरी गुड। और उससे अच्छा स्कोर आ जाएगा। ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, और टेस्ट प्लानिंग के साथ? टेस्ट प्लानिंग के साथ दो, अच्छे से दो, अटेम्प्ट में दो, 2-3 अटेम्प्ट में मिस्टेक को लिखो अलग से, रिवीजन मत करो टेस्ट से पहले। रिवीजन मत करो टेस्ट से पहले। वेरी गुड। तो ये थे भाई डॉक्टर दिलीप, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। मेन जो मुझे भी सीखने को मिला, सबसे पहला काम आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। दूसरा, आपको कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। तीसरा, आप मॉड्यूल या एक्स्ट्रा बुक्स करने की बजाय ओनली एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। चौथा, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि कम पढ़ेंगे आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा। और पांचवा, आपके टेस्ट की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए कि आप 2 से 3 अटेम्प्ट में टेस्ट करें। टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती है उनको लिख के देखें और टेस्ट से पहले रिवीजन ना करें। शुरू में दिलीप के भी 1-2 टेस्ट में कम नंबर आए थे, आपके भी आएंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बातें अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी डेफिनेटली दिलीप की तरह अपने मम्मी-पापा को प्राउड फील करा पाएँगे, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन कर पाएँगे, अपनी फैमिली में खुशियाँ ला पाएँगे। तो वही दिलीप, आपका इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, रियलिस्टिक भी था और खास बात ये है आपने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 किया है। तो पूरी आपकी फैमिली को और आपको 3 तारीख को, 3 जनवरी को बीवाइज़ क्लासेस का 10th फाउंडेशन डे है। पूरे परिवार के साथ आना है और 3rd जनवरी को 10th फाउंडेशन डे पे बीवाइज़ क्लासेस की तरफ से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। ये स्पेशल इन्विटेशन है आपकी फैमिली के लिए और आपके पापा को खुद फ़ोन करके मैं इनवाइट करूँगा। थैंक यू सर उसके लिए। ठीक, पक्का आएगा? पक्का। ठीक है भाई। तो दिलीप से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी कोशिश करूँगा और ज़्यादा दिलीप बनाए जाए, और ज़्यादा दिलीप जैसे लोगों को गाइड किया जाए, और ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करके अच्छे कॉलेज तक पहुँचा जाए, ताकि वो अच्छे डॉक्टर बन के हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच।